जय हिंद एवरीवन। तो आज हमारी क्लास नंबर 33 जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एमपी पुलिस और एएसआई या एसआई में आए हुए हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, छठी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1980 से 1985 ने किस प्राथमिकता पर जोर दिया है? तो जो 1980 से 1985 की जो पंचवर्षीय योजना थी उसने जो है तकनीक और आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन पर विशेष जो है जोर दिया है। आपको पता होगा सबसे पहले जो है पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1951 से 1956 में, जिसमें कृषि पर हमने योगदान दिया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का मुख्य उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन, तकनीकी और आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। इसी योजना के दौरान जो है 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो 1982 में हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। बंगाली में अपनी सशक्त लघु कथाओं और उपन्यासों के लिए किस भारतीय लेखिका को 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 1996 की बात हो रही है जिसमें जो है महाश्वेता देवी जी को जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। महाश्वेता देवी एक प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी। उन्हें उनके उत्कृष्ट साहित्य योगदान, विशेष रूप से आदिवासी और वंचित समुदायों पर आधारित रचनाओं के लिए 1996 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंच बारोक शैली किस भारतीय भवन से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है? तो ये जो है पैलेस डी माहे पुदुचेरी जहाँ है। पुदुचेरी पूर्व पौंडीचेरी लंबे समय तक फ्रांसीसी उपनिवेश रहा। यहाँ स्थित पैलेस डी माहे फ्रांसीसी बारोक वास्तुकला श्रेणी का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अपना आंसर आ जाएगा पैलेस डी माहे पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी समृद्ध जलोढ़ मिट्टी और उच्च जनसंख्या घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में जो है एक तो जलोढ़ मिट्टी और उच्च जनसंख्या घनत्व अधिक है। भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। कृषि के लिए अत्यधिक अनुकूल परिस्थिति और समतल धरातल के कारण यह क्षेत्र भारत का सबसे घना बसा हुआ भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हिमालय का कौन सा क्षेत्र अधिक विस्तृत चौड़ा है? तो भारत में जो है हिमालय का पश्चिमी भाग का जो क्षेत्र है, पश्चिमी हिमालय, वो सबसे विस्तृत और चौड़ा है। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम कश्मीर लद्दाख में लगभग 400 किलोमीटर है, जबकि पूर्व अरुणाचल प्रदेश में लगभग 150 किलोमीटर ही रह के जाती है। इसलिए जो है पश्चिम हिमालय क्षेत्र अधिक चौड़ा है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से ओलंपिक खेलों में कुख्यात ब्लड इन द वाटर मैच खेला गया था? तो ब्लड इन द वाटर जो है सन 1956 के मेलबर्न 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेलबर्न में खेला गया था। ब्लड इन द वाटर पोलो मैच जो है 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में हंगरी और सोवियत संघ के बीच खेला गया था। यह मैच 1956 की हंगेरियन क्रांति के राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में हुआ था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। 2024 में IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप किसने जीती थी? हालांकि 2024 का क्वेश्चन आप पूछेगा नहीं, लेकिन बिलियर्ड से आपको ध्यान में रखना है कि पंकज अडवाणी, भारत के जो पंकज अडवाणी है वो बिलियर्ड से संबंधित है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिलियर्ड से एकमात्र खिलाड़ी जो है पंकज अडवाणी संबंधित है भारत में, जो कि फेमस है। राज्यों को वस्तु और सेवा कर GST के लिए क्षतिपूर्ति की सिफारिश सबसे पहले किस वित्त आयोग ने की थी? तो ये जो है 13वां वित्त आयोग ने किया था। विजय केलकर की अध्यक्षता में 13वें वित्त आयोग ने GST लागू करने से राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई का खाका और सिफारिश सबसे पहले प्रस्तुत की थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है? आपने सुना होगा यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह जो है उपराष्ट्रपति आ जाता है काम करने। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है और राष्ट्रपति भी नहीं है तो उसकी जगह जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह लेंगे। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1959 के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद के साथ रिक्त होते हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो कि CJI राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैरी कॉम ने ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक किस वर्ष और किस स्थान पर जीता था? तो मैरी कॉम ने जो है ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था 2012 में, जो कि लंदन में हुआ था। भारतीय महिला मुक्केबाजी MC मैरी कॉम ने जो है
2012 के लंदन ओलंपिक में महिला फ्लाई वेट 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब जो है मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जलवायु विशेषता शीतकाल में मध्य प्रदेश को भारत के तटीय राज्यों से अलग करने में मदद करती है? तो ये कौन सी करती है? एक तो क्या होता है, जब साफ आसमान के साथ अधिक शुष्क और ठंडी शीत ऋतु। तो मध्य प्रदेश एक भू आवत लैंडलॉक राज्य है। आपको पता है कि चारों ओर से जो है उसके आसपास पानी नहीं है, बस सभी राज्यों से वो घिरा हुआ है, जिसमें यहाँ महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव रहता है और तटीय राज्यों के समुद्र के प्रभाव से तापमान जो है स्थिर रहता है, जबकि मध्य प्रदेश में सर्दियाँ अधिक ठंडी, शुष्क और साफ आसमान वाली होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के औसत तल से ऊपर नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो जो नर्मदा नदी है उसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 300 मीटर। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश की सबसे गहरी और निचली रिफ्ट घाटी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग जो है 300 मीटर है। तो ये भी चीज में ध्यान में रखना है कि नर्मदा और सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर प्रमुख सिंचाई परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से जो है संबंधित है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर निर्मित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो अपना आंसर आ जाएगा नर्मदा। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की लोक परंपराओं में आला और ऊधल कौन है? तो आला और ऊधल जो है गीतों में प्रशंसित महान योद्धा हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा मिलेंगे वो है मैयर में। आला और ऊधल बुंदेलखंड के चंदेल राजा परमारदेव के सेना व सूरवीर योद्धा थे। जागरिक द्वारा रचित आला खंड में इनकी वीरता के 52 युद्धों का वर्णन मिलता है। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सीमेंट उत्पादक के एक प्रमुख घटक है? तो ये है चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है एक मध्य प्रदेश में खासकर खनिज सीमेंट उत्पादक का प्रमुख घटक है। तो सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर मुख्य कच्चा माल होता है। मध्य प्रदेश का सतना, कटनी और रीवा क्षेत्र चूना पत्थर के विशाल भंडार और सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो अपना आंसर आ जाएगा बी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कर्क रेखा द्वारा पार किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के जो है 14 जिलों से होकर कर्क निकलती है, जिसमें विदिशा भी है, उज्जैन भी है और भोपाल भी है। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑल 3। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें उज्जैन, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, कटनी, जबलपुर आदि शामिल है। आता है ये सभी जो है सही हो जाएगा अपना। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्रिस्टल आईटी पार्क स्थित है? तो क्रिस्टल आईटी पार्क जो है वो है इंदौर में स्थित। क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर में स्थित मध्य प्रदेश का एक प्रमुख सूचना औद्योगिक आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी मुख्य रूप से किस दिशा में बहती है? तो ये जो बहती है वो है पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिरती है ना। नर्मदा नदी जो है एक तो अमरकंटक से निकलती है और सोन नदी भी मैंने बताया अमरकंटक से निकलती है और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उत्पन्न होती है? तो ताप्ती नदी जो है का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलताई तहसील से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा बैतूल जिले से। ना क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह में किस प्रकार की प्रस्तुतियां होती है? तो तानसेन समारोह आपने देखा होगा कहाँ पे होता है? ग्वालियर में, है ना। तानसेन संगीत समारोह हर साल ग्वालियर में महान संगीतकार मियां तानसेन की समाधि पर आयोजित किया जाता है। यह एक शास्त्रीय संगीत समारोह है जिसमें देश विदेश के कलाकार गायन और वाद्य यंत्र की प्रस्तुतियां देते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा गायन और वादन की संगीत प्रस्तुतियां। ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना। अब कुछ फिजिक्स क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल ई वाली एक बैटरी एक परिवर्ती बाह्य प्रतिरोध आर से जुड़ी है। आर के किस मान पर आर को दी जाने वाली शक्ति अधिकतम होगी? तो अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय के अनुसार किसी परिपथ में बाह्य प्रतिरोध आर में अधिकतम शक्ति तब स्थानांतरित होती है जब बाह्य प्रतिरोध आर जो है स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध आर के बराबर होता है, मतलब आर बराबर आर। तो अपना आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल टू छोटा आर। एक 6 सेंटीमीटर मोटी पट्टी की आभासी मोटाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक जो होता है वो वास्तविक मोटाई बटे आभासी मोटाई। तो अपना 6 दिया है वास्तविक मोटाई और आभासी मोटाई जो है 4 दिया है, तो 1.5 अपना आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, यदि समान पदार्थ और शीर्ष कोण वाले दो प्रिज्मों को आधार से आधार रखा जाए, उल्टे अभिविन्यास में रखा जाए, तो आपतित श्वेत प्रकाश के लिए निर्गत प्रकाश होगा। तो ये जो है श्वेत, जब पहला प्रिज्म श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में विक्षेपित करता है तो दूसरा जो है
उल्टा रखा प्रिज्म उन 7 रंगों को पुनः संयोजित करके निर्गत प्रकाश को एक वापस श्वेत प्रकाश में बदल देता है। मतलब अगर एक सीधा रखा है और उल्टा रखा है तो वो यहाँ से अपन जब छोड़ेंगे प्रकाश तो बहुत सारे कलर में बिखर के फिर से जो है श्वेत आकाश में श्वेत जो है उसमें आ जाएगा कलर में। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो द्रव अवस्था में जो होती है वो होती है मरकरी। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है तरल अवस्था में पाई जाती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो अगर कोई अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करेगा तो वो है हाइड्रोजन। धातु प्लस अम्ल प्लस लवण और हाइड्रोजन गैस, तो ये है हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ, ये ध्यान में रखना आपने। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है आपने देखा होगा घर में रखा होता है, उसको बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट जो कि NaSCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाई कार्बोनेट है, जो इसका सूत्र होता है NaSCO3। परमाणु द्रव्यमान के आधार के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई के आधार पर किस रूप में तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो आ जाएगा कार्बन 14। मानक परमाणु भार मापने के लिए कार्बन 14 समस्थानिक 12C12 को जो है मानक आधार माना जाता है। एक AMU को जो है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा कार्बन 12। नाउ अब कुछ बायो के क्वेश्चन। रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो आपको पता है रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा यूज होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट्स रक्त में चोट लगने पर धक्का जमाने और अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा प्लेटलेट्स। पादप कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो देख सकते हैं आप कई शिफ्ट में जो है अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं और कई शिफ्ट में सरल क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिका के किस अंगन में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो मानव शरीर में जो है रक्त शर्करा के स्तर को इंसुलिन जो है वो नियंत्रित करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान अग्नाशय कि बीटा कोशिकाओं से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन जो है रक्त में कोशिकाओं की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो आपको आंसर आ जाएगा इंसुलिन। ना क्वेश्चन नंबर 32। मानव शरीर में कौन सा अंग मुख्य रूप से रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने के लिए जिम्मेदार है? तो छानने के लिए जो है ब्रदा या ब्रक जिसको किडनी बोलते हैं अपन, किडनी जो है रक्त को फिल्टर करके विषैले अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त तरल को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा 32। 33 जो है मानव गुर्दे की मूलभूत कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो मानव गुर्दे की मूलभूत इकाई को जो है नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन गुर्दे वृक्क की सूक्ष्म संरक्षण और कार्यात्मक इकाई है। तो अपना आंसर आ जाएगा नेफ्रॉन। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है वो होता है स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों और खून आना और घाव न भरना जैसी समस्याएं होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और बदले में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो देख सकते हैं आज का पेपर ज़्यादा कठिन तो नहीं माना जाएगा लेकिन बढ़िया था। बाकी आपको कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।